हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएचएल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, हम लोग का सीयूटी का बैच स्टार्ट हो गया है, 40 डे का क्रैक कोर्स। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे और मैं आपको ये भी बताई थी कि ये दो जो आपकी सीयूटी 40 डेज के जो क्रैक कोर्स है, उसमें आपके 2 चैप्टर आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ओके, तो पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। उसको पहले जाकर अच्छे से, आप ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, आपकी पीवाईक्यू भी साथ में है। ओके, तो आज का ये वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि ये भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका कंटेंट आपको, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं कि ये 40 डेज का क्रैक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको फीचर्स में आपको बता दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में बाई लैंग्वेज में सीयूटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसके एनालिसिस होगा। और यहाँ पे जो 40 डेज का क्रैक कोर्स चल रहा है बच्चों, इसमें आपको जितने भी सीयूटी के सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो आपको 1 शॉट में पढ़ाए जाएंगे और साथ में इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाइए, इसको प्ले स्टोर पे जाइए, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इतने ही प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आपको अगर इससे कुछ भी क्वारी अगर आपको जाननी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, अब ये आपका सेकंड चैप्टर है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन इसके थर्ड चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये सारे जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ 1 शॉट में पढ़ा रही हूँ, यानी पूरा एक चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट हो रहा है। साथ में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता के चलना चाह रही हूँ कि अगर 1 शॉट का वीडियो, मतलब आपको इस तरीके से समराइज करके पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एकेडमिक चीजें आप नहीं, एकेडमिक से रिलेटेड ही है क्योंकि वो सारे चैप्टर तो एकेडमिक है, पर यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एंट्रेंस लेवल तक की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे वहां की जो स्ट्रेटेजी अलग होती है, आप जो एकेडमी में पढ़ते हो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ टीचर को फॉलो करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट आपको इतना रिड्यूस करके लेके आई हूँ ताकि आपका जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपके जितने कंटेंट है, जितने आपके सिलेबस है, उसमें पूछा जाता है, बस उतना ही आपको पढ़ना होता है। क्योंकि बच्चों, हमें पूरा एक चैप्टर का डीपली नहीं जाना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में है। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो हम लोग का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, जितने भी आप देखो, हम लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स टू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी मैं देखो, नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब तो पूरे केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे बात कर रही है, या इसको वैद्युत रसायन कहा जाता है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करेंगे, या इसी का वाइस वर्सा। यानी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को, जहां इस फील्ड को जहां पे स्टडी करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? अब देखो, इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली में 2 टाइप्स के सेल होती है। ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं यहाँ पे बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आता है तो आप हिंदी को कहीं नोट कर लिया करो, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमको 2 सेल यहाँ पे पढ़ना होता है। ध्यान रखना, सेल जो पढ़ रहे हैं बच्चों, आप ये मत समझना कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे ये सोचेंगे कि कोशिका है, कोशिका नहीं है। आप 12th में पढ़े हैं तो इस चीज को थोड़ा सा डाउट मत करिएगा। सेल यहाँ पर भी सेल ही इसको बोलते हैं, इसका हिंदी में भी सेल ही नाम है। ये देखो, हिंदी में भी सेल ही नाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 सेल आपको पढ़ाई जाती है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा आपका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात याद रखना कि यहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन से हम लोग जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, ठीक।
और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसमें। इसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ठीक है, तो जाके वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि है तो दोनों एनर्जी के ही फॉर्म। अब हमें इसी चीज को थोड़े अलग फील्ड में पढ़ाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। ओके, यहाँ तक तो वो क्लियर है। अब देखो, अब इतना इसका डेफिनेशन वगैरह ये सब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या आता है वो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही डेनियल सेल कहते हैं, यानी उसी का एक एग्जांपल ही मान लो डेनियल सेल। और जो डेनियल सेल होता है उसका बेस्ट एग्जांपल गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। एक्चुअली में ये डेनियल वोल्टिक एक तरह का सब कुछ एक ही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है वहां पे हम लोग क्या, इसका कुछ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। एक मिनट, मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से होगा। अब इस चीज को पहले आप लोग ध्यान से ये देखना, ये नहीं कि जैसे मैं आपको बना रही हूं तो आप लोग इस तरीके से, एक ऐसे रहेगा, या काम करो, एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है। एक आपको दो बीकर लेना है, क्या लेना है, दो बीकर, ठीक है, दो बीकर ऐसे लेना है, ठीक है। और यहां पे एक सेल लगानी है, कोई एक सेल लगा दो, एक सेल आपकी यहां लगेगी और एक सेल आपकी यहां लगेगी। क्लियर है, इसमें कोई ये किसी को डाउट नहीं है। और इसमें होगा क्या, यहां से हम लोग जैसे ओके, ओके, ये वाला, यहां से देखो ये दो सेल है, दोनों बीकर में सेल अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारी चीजें प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होगी, और इसी वजह से इस चीज को हम लोग वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो एक्चुअली में होगा क्या, अब ये देखो, इसको आपको याद करना है, तो ध्यान रखना जितना भी हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं ना, तो एक मैं नोट करके यहां बता रही हूं, जो गैल्वेनिक सेल होता है आपकी, गैल्वेनिक सेल। एक और बात बच्चों, जब मैं आपको पढ़ा रही तो पेन कॉपी लेकर बैठो, लेकिन पहले चीजों को देख लो, फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लेते। पहले इस चीज को समझो, साथ में लिखना मत। अगर आप साथ में चीजों को लिखते तो आप भूल जाते कि मैम क्या बता रही थी, क्योंकि लिखने पर ज्यादा फोकस होता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में आपको क्या बताया जा रहा था, हाँ मैं एक ट्रिक बता रही थी ना, तो वो ट्रिक क्या है, लोन, LOAN। यहां पे लोन का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। मैं सब चीज का हिंदी बोल दूंगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका मतलब होता है एनोड, और इसका मतलब होता है निगेटिव। एनोड को हिंदी में एनोड ही बोलते हैं, निगेटिव को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, तो आपको लेफ्ट और राइट साइड, तो आपको लेफ्ट साइड रखना है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, याद रखना इस बात को। और राइट साइड में हम लोग रखेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक, जिंक और कॉपर। और आपको पता है कि जो लेफ्ट, अब देखो याद कर लीजिए, लेफ्ट लोन से याद करो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, इसका मतलब ये क्या होगा, एनोड होगा, और ये क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर है, ये जिंक हो गया इलेक्ट्रोड और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक क्या बदल जाएगा, जिंक टूटकर Zn2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा, यानी Zn मतलब आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है बाहर। तो इलेक्ट्रॉन ये मूव करके जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां गया तो अब देखो इसका जस्ट अपोजिट राइट वाला होता है, तो राइट पे क्या है, राइट पे आपका कैथोड है, ठीक है। और पहले तो लेफ्ट है तो वहां राइट होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन होगा। हमेशा याद रखना, हमेशा नहीं, जैसे जनरल वे में हम लोग पढ़ते हैं तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। तो इसका मतलब है इसके ऊपर होगा रिडक्शन, रिडक्शन यानी कॉपर को, कॉपर 2+ है, इसको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा कॉपर। इसका मतलब कॉपर को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं, इतनी सारी चीजें क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, Zn क्या है, जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिंक अगर लगातार इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज आके जमा हो जाएंगे, होगा कि नहीं, ठीक, ओके।
अब कॉपर क्या है, कॉपर को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि कॉपर 2+ में है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। यहां तक तो बात क्लियर है, क्योंकि इस पे से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, एकदम दिमाग खोल के बैठो, ठीक है। और ये इसको सोल्यूशन में डिप करा गया, ध्यान रखना, हम जिस रॉड को उसी सोल्यूशन में डिप कराते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो ZnSO4 जिंक सल्फेट होगा, और यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा जिसमें हम लोग डिप कराए इसको कॉपर सल्फेट, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ रिएक्शन कराना, देखो जिंक आपका टूटा, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन पे, मतलब ये किस पर हो रहा है ये काम हो रहा है एक्चुअली पे एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये प्रोसेस किस पे हो रहा है, एट कैथोड। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां गया, ठीक है, अब यहां पर तो रुक गया, अब यहां से क्या होगा, ठीक है। तो ये तो ज्यादा, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट कहां की तरफ मूव करेगा, जस्ट अपोजिट, तो करंट आपका इस तरफ से मूव करेगा, यानी सर्किट यहां पे बन गया। इसमें बीच में एक चीज का हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है, सॉल्ट ब्रिज। इस चीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब मैं बताऊंगी भी कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें क्लियर है, ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज। और ये जो मैंने इतना सारा डायग्राम यहाँ पे बनाया है, एक्चुअली में ये फिगर क्या है, ये है एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी उसी का एग्जांपल है डेनियल सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो, वही एग्जांपल है। इतना प्रोसेस क्लियर है। Zn यहाँ पे Zn का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है। Zn जो जिंक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, क्योंकि कंटिन्यू ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो यहां से ये निकाल रहा है। और कॉपर क्या है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब इसके पास, इसको पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको मिल रहा है, और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस सोल्यूशन में भी आएगा। ओके, क्लियर है शिवी, बहुत सारे बच्चे आगे, गुड इवनिंग बेटा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब आ जाते हैं कुछ स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, डेनियल सेल। डेनियल सेल का मतलब आप में ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तरफ जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और हाँ, अगर आपसे इसी में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे कि आई का फ्लो कहां से होगा, करंट कहां से जाए, कहां तक जाएगा, एक मिनट, तो करंट आपका जाएगा, देखो आई का जो फ्लो क्या है, कैथोड से एनोड। ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आया हुआ, ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। एनोड पे आपका क्या हो रहा है, जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ये 2 है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कॉपर बन रहा है। ओके, चलो, तो इस चीज से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है। और अगर आपको बोला जाए कि पूरा सेल रिएक्शन लिखिए, कि पूरा ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं, सेल रिएक्शन में इसका लेफ्ट पार्ट ये उठा लो और ये उठा लो साथ में, तो ये देखो, ये आपका सेल रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका सेल नेट रिएक्शन है। अभी और भी मैं क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगी, तो उसमें दूंगी सेल रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो ये कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट उठा लो, इसका लेफ्ट उठा लो, तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, जिंक /जिंक 2+, ठीक है। और यहाँ पे बीच में डबल स्लैश लगा लो, ठीक, ये बता रहा है कि आपका सॉल्ट ब्रिज है। अब इसका राइट, इसका राइट, कॉपर 2+ कॉपर, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी दिक्कत था इसमें, कितना इजी है। तो जिंक 2+ में ये बता रहा है कि जिंक से Zn2+ में जा रहा है, इसका क्या मतलब, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, मतलब क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये लिखने का तरीका होता है। और अगर आपको याद भी करना है तो इसका पोटेंशियल याद कर लो, ये तो पता है ना पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर का जितना भी पोटेंशियल होगा उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू, अब ये इतना बहुत डीपली में नहीं जाना है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना भी हमारे एंट्रेंस में बहुत अच्छे रैंक आ जाए, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू, इसको बहुत सारे बच्चे याद कर लेते, नहीं भी याद है कैलकुलेशन वाला आपको देगा। तो 1.1 वोल्ट होता है।
अब देखो ई नोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ई नोट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। याद रखना है, इस पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ ये वाला याद कर लो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आप बोलेंगे कि मैम ये आरपी आपने क्यों लिखा गया है? तो एक्चुअली में जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे सपोज करो मैं ऐसे बोली हूं, सपोज करो कि कोई ए है और ए 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, चलो बता दो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो आप बोलेंगे कि मैम ए से 2+ में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो कुछ दी गई है +0.34, और एक और है बी है 2+ है और बी है, इसकी वैल्यू कुछ दी गई है +0.43, ऐसे मान लो कुछ दिया गया। आपसे कहा गया है कि आपसे आईयूपीएससी ने कहा कि जो ई नॉट जब भी आप निकालेंगे तो आपको ई कैथोड ई एनोड तो रखना ही है, ये बात तो आपको, ई कैथोड आपको पता चल जाएगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। लेकिन ये आरपी क्या है, आरपी आपका बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। क्या बोलेंगे इसको, अपचयन विभव। मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे सपोज करो दो स्टूडेंट्स हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, एक रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ये एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। जैसे अगर आप क्या बोले, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है लेकिन साइन चेंज होता है। अगर ये प्लस में रहेगा तो ये निगेटिव में, और अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा। याद रखना ये साइन चेंज होता है। तो आईयूपीएससी ने कहा कि सपोज करो आपके पास दो स्टूडेंट है, मैंने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, तो एक ने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, एक ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड की तो दो प्रॉपर्टी होती है, या तो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा या तो इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो आप बोलेंगे कि मैम दोनों बराबर ही है, बस साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग एक रूल बना दिए कि नहीं, आपका साइन का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो एक काम करो, हम लोग सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। जैसे सपोज करो कि एक जो बच्चा है, जैसे मान लो कि एक जो बच्चा 80.3 है और ऐसे कुछ बच्चे, सारे बच्चे 80 के आसपास आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है हम एक काम करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम करा देते हैं, उसमें जो 90 आएगा वही आएगा, मतलब एक रूल बना दिए। तो वैसे ही आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है, तो आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करेंगे। और रिडक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो याद रखो, ये वाला बताओ ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना, 2+ से 0, मतलब ये क्या है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए था, पर ये तो हो नहीं रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैम क्या फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए एक आंसर है कि आप इसका साइन चेंज कर दो। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनो, एमसीक्यू क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। अगर कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं है तो आप इसका साइन चेंज कर दो। यानी अगर हम क्वेश्चन में लिखेंगे ई नॉट सेल की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, अब बता दो कैथोड कौन है एनोड कौन है, तो आपको पता है ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या है ये एनोड है, ये वाला क्या है, कैथोड है। तो कैथोड को पहले लिखेंगे तो ये लिख दो 0.43 माइनस। अब एक बात बताओ, इसका वैल्यू हम लोग ऐसे ही लिखें? तो आप बोलेंगे कि नहीं मैम, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि रिडक्शन में नहीं ना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख देंगे -0.34, और इस तरीके से आप आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि आप ई नोट कैथोड लो या ई नोट एनोड लो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। अभी इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस चीज को बच्चों एकदम दिमाग में बिठा के रखना, इस पे बहुत एमसीक्यू है, बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक, आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, नोट में क्या बोला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज, देखो यही बात है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी चीज को स्टैंडर्ड हम लोग क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो कि जैसे आप बहुत सारे शूज पहनते हैं, तो कोई नाइकी का पहनता है, कोई कैप्शन का पहनता है, ऐसे से अलग अलग है, कैंपस का पहनता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो ब्रांड है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड क्या होता है, हम लोग किसी चीज को स्टैंडर्ड तब बोलते हैं जब उसका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स हो, फिक्स रहता है तो बोलते हैं वो स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, याद रखना।
ओके, अब आ जाते हैं जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल से वो पूरा सेल बनाया है, उस सेल में आपको सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। तो पहली बात, ये जो एक्चुअली में यहाँ पे जो हम लोग ने डायग्राम बनाया है, ये इसके अंदर ना एक पेस्ट भरा होता है, पूरा ये पेस्ट रहता है इसमें, ये बिल्कुल वो पेस्ट होता है अगर अगर का। अगर अगर जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्हें पता है ये क्या होता है। अगर अगर एक पॉलीसैकेराइड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे टॉफी वगैरह आप खाते हैं, जेली खाते हैं, टॉफी खाते हैं, तो फ्रूट्स मतलब टॉफी वगैरह का जो कलर होता है वो कलर में यूज किया जाता है अगर अगर। ठीक, तो आप लोग के बोलेंगे कि मैम इसका यहाँ पे क्या काम है, तो एक्चुअली में ये एक प्रकार का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप भर देंगे ना तो वो आपके दोनों इलेक्ट्रोड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे कि मैम इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत है बच्चों क्योंकि अगर हम लोग, अब इस बात को ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। अच्छा एक लाइन पढ़ लेते फिर हम लोग देखते हैं ना, कहाँ गया इधर, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसमें जो यूज करेंगे, देखो ये जो पॉलीसेक्राइड है जो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको जो यूज करेंगे कौन कौन सा वो होगा KNO3 यूज करेंगे, वही सॉल्ट ब्रिज के अंदर, इसके अंदर जो यूज करेंगे, ठीक, KNO3 होगा, NH4NO3 होगा एक्सेट्रा। रीजन से ये सुन लो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। इसके अंदर जो आपका सपोज करो केसीएल है, तो केसीएल में K पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो एक केटायन एक एनायन है, तो केटायन और एनायन क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर रिएक्शन कंप्लीट, क्योंकि आपका जो सर्किट बना है वो कंप्लीट नहीं है, ये देखो इस डायग्राम पे, ये देखो इस डायग्राम में देखो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो ऑफ करंट होता है, उसको एक सर्किट कंप्लीट करना है ना, तो कंप्लीट करने के लिए आपको KCl यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या ये लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है, KCl इज नॉट यूज इन Ag, ध्यान रखना जो आपका KCl के साथ हम लोग कभी भी इस वाले को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और प्रेसिपिटेट बना लेगा तो दिक्कत आ जाएगा, आपका करंट फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, एक करंट फ्लो होगा फिर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो स्टॉप नहीं करना है मुझे कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मुझे 10 बार दो, मतलब 10 एम्पियर दो फिर छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है, कंटिन्यू आपको एनर्जी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एक दिन खाते हैं 10 दिन ही खाते हैं फिर 15 दिन में खाते हैं, ऐसा तो नहीं, आपको डेली खाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी आपको डेली चाहिए, ठीक है। ओके चलते आगे, अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज का, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको देख लेते हैं क्या है, देखो ध्यान समझो। इसके अंदर सपोज करो हम लोग KCl भरे, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव, जिंक क्या है, कंटिन्यू अपना Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सोल्यूशन में Zn2+ मतलब यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतली हो रही है, ठीक। और यहाँ ये देखो आपका कॉपर है, कॉपर के ऊपर क्या हुआ, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे थिक हो रहा है और ये पतला हो रहा है, तो मतलब इसको बैलेंस में, तो एक समय ऐसा आएगा ये पूरा गायब हो जाएगा और ये पूरा एकदम चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये K और Cl यहाँ चला जाएगा, मतलब इस चीज को कंप्लीट, मतलब Zn का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए K यहाँ चला जाएगा, Cl वहां चला जाएगा, उसका कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, टू कंप्लीट इन इनर सर्किट विदाउट, क्योंकि आपको पता है ऊपर से तो सर्किट लगा है लेकिन अंदर से भी तो सर्किट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। टू मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन, जो आपका लिक्विड, दोनों लिक्विड है, जिंक वाला कॉपर वाला, तो उन दोनों का जंक्शन, यानी उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होगा, उसके अंदर कुछ वो पोटेंशियल होगा, तो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस जहां पे आया, वो डिफरेंस की वजह से वो दोनों लिक्विड लिक्विड जंक्शन होने लगते हैं, और जिस वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इस वजह से इसको क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, सॉल्ट ब्रिज हम लोग लगा देंगे, तो ठीक है। चल अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर गैल्वेनिक सेल फाइंड E0 सेल, चलो जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे, फटाक से बताओ इसका आंसर। ओके अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब पहले मेरी बात ध्यान सुनो, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, ये सब तो आपको क्लियर है। अब देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो Fe से पहले ये देखो Fe से Fe2+ बदल रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, गैल्वेनिक सेल है ना, तो गैल्वेनिक सेल में लोन याद है, लोन LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, एनोड,
ठीक, और ये वाला पार्ट तब कैथोड हो जाएगा, और इस पे होगा क्या, रिडक्शन होगा। इस पे देखो ये रिडक्शन हो भी रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब एक क्वेश्चन कर लो, इजी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी एमसीक्यू आएंगे आपको खुद से ट्राई करना है। ये भी आपका क्या होगा, आरपी में। हालांकि मैं लिख दे रही हूं, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरपी में ही लेना है। ये देखो क्या इसका रिडक्शन, ये क्या ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि आयरन आपका एनोड है, ये कैथोड है। तो कॉपर का पहले चेक करना, तो ये देखो इसमें क्या रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2+ से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे उठाकर रख दो। माइनस इसका देखो क्या ये रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं मैम ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका साइन चेंज कर दो। तो ये पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब मेरी बात को एकदम ध्यान सुनो, अगर अगर ये ऐसे लिखा होता Fe2+ Fe इज इक्वल टू प्लस 0.44 वोल्ट, अगर ऐसे लिखा होता तो आप इसको माइनस में नहीं करते। ध्यान रखना इस बात का, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो ऐसा नहीं कि हर बार चेंज कर देंगे, दिमाग में आया चेंज कर देंगे, नहीं, इस चीज को पहले देखो ध्यान से। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ठीक है, साइन में कोई भी चेंज नहीं। अगर रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप साइन को चेंज कर दो, ठीक है। तो साइन को चेंज कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। 0.34 प्लस 0.44, आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हो गए तो आंसर आ जाएगा 7 4 एक सेकंड 0.78 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर ना, पॉजिटिव में। ओके, क्लियर है, इतना वोल्ट आ गया। इजी है क्वेश्चन, ये बिल्कुल टफ नहीं है। अच्छा ओके ओके, ठीक है, मैं हिंदी हिंदी में ट्राई कर रही हूँ। ई नॉट सेल यानी ई नॉट, अच्छा इसका तो हिंदी नहीं होगा ना, इसको ई नॉट सेल ही बोलते हैं, और ये कैथोड को हिंदी में कैथोड ही बोलते हैं, एनोड को हिंदी में एनोड ही बोलते हैं, ठीक। रिडक्शन जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं अपचयन विभव। हम लोग अपचयन विभव की बात करें, ठीक है। जो आपका अपचयन विभव होता है वो हम लोग क्या करें कि निगेटिव में आपको, सॉरी, अपचयन विभव को हमेशा क्या बोल रहे थे हम, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, जो आपका ये अपचयन विभव है रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेना है, इसको क्या बोलते हैं, आक्सीकरण विभव में नहीं ले सकते, ठीक। आपको हमेशा किस में लेना है, अपचयन विभव, थोड़ा हिंदी गलत होगा तो माफ करना, ठीक, इसमें लेना है। आक्सीकरण विभव को हम लोग को नहीं लेना, आक्सीकरण विभव को हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है, इसी में ले लेना। तो चेक कर लेना कि अपचयन हो रहा है कि नहीं। अपचयन कैसे होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, देखो पॉजिटिव से, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ये वाला अपचयन है, ये वाला ऑक्सीकरण है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलते आगे, डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम फॉर गैल्वेनिक सेल। जो हम लोग गैल्वेनिक सेल निकाले हैं ना, अब ये देखो उसका डेल्टा जी निकालेंगे। अब डेल्टा जी होता क्या है, तो एक्चुअली में इसको पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, यानी उष्मागतिकी वाले चैप्टर में, जो कि क्लास 11th में है। तो आप बोलेंगे कि मैम क्या फिर से वो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, उसकी नीड नहीं है। एक्चुअली में ये बताता है कि जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, ये देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बता दे रही हूँ, एक मिनट, आप वो पढ़े होंगे ना, स्वतः अभिक्रिया अस्वतः अभिक्रिया, ऐसे पढ़े होंगे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। जी नॉट की वैल्यू अगर निगेटिव में जा रही है और जी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव में जा रही है, ठीक, इतनी चीजें तो आई होप समझ में आ रहा है। जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, या इसको बोल सकते हैं स्वतः अभिक्रिया, खुद से ये रिएक्शन हो जाएगा, स्वतः अभिक्रिया, ठीक है। और इसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः, अस्वतः अभिक्रिया, ठीक। इसका मतलब ये रिएक्शन होगा, लेकिन आपको इसको करवाना पड़ेगा, टेम्परेचर दे दो, प्रेशर दे दो, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक। ये रिएक्शन खुद से हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रीफर करती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन तो कर ही रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन को हमको चेक करना है, तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का, माइनस NFE नॉट सेल। अब ये देखो
एन क्या है, ये नंबर ऑफ मतलब एन फैक्टर है, एन फैक्टर हम लोग निकालते हैं चार्ज का, ठीक है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। एफ क्या है, फराडे। ई नॉट सेल तो आप निकालते हैं, ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एक दूसरा भी फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। के आपका क्या बता रहा है, ये देखो एल एन आपका क्या है, लॉगरिथम है। जैसे मान लो एल एन को हटाएंगे तो लॉग आपका आ जाएगा, तो एल एन आपका जैसे लॉग होता है वैसे आपका एल एन होता है। के आपका क्या है, के आपका बता रहे इक्विलिब्रियम, जाने क्या उसको बोलेंगे हिंदी में, इक्विलिब्रियम का याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलो अच्छा, अभी याद आ जाएगा तो मैं आपको हिंदी हिंदी बता दूंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी स्थिर रहता है ना उसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी, वहां जाके सी, ये वाला कंडीशन आपको याद है ना, वही ये आपका इक्विलिब्रियम पे है। तो कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम पे होती है तो उसका जो कांस्टेंट आता है वो एल एन के होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। गिवन क्या दिया गया है, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लूं एक बार, हो सकता है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया क्या। अच्छा, इसमें हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। हाँ, अब ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ई नॉट सेल की वैल्यू अलग अलग कॉपर की दी गई है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन लिखते हैं। ई नॉट सेल मतलब इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉपर टू प्लस से, कॉपर टू प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे कि कॉपर बन जाएगा, कॉपर प्लस बन जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है। चलो दूसरा रिएक्शन क्या है, कॉपर प्लस से कॉपर बन रहा है, मतलब कॉपर प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो वो कॉपर बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, कॉपर, कॉपर टू प्लस से दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब जाकर वो कॉपर बन जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, इसको चार्ज बैलेंस करना है ना, चार्ज बैलेंस कर लिए हम लोग, ओके। तो यहाँ पे इसकी अलग अलग वैल्यू दी गई है, इसको ई नॉट सेल लिख दो वन, इसको लिख दो ई वन, इसको लिख दो ई नॉट सेल ई टू, और इसको लिख दो ई नॉट सेल ई थ्री, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है प्लस 0.15 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी गई है प्लस 0.5 वोल्ट, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरीके से है रिएक्शन। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करके वही डेल्टा जी नॉट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट थ्री का हमको निकालना है ना, तो डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, किसका निकालने हैं, थ्री का, क्लियर है, ठीक है। अब इसको रख दो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल टू पहले लिखेंगे, वो पहले वन करते हैं, दोनों में से कर सकते हैं वैसे, ठीक है। वन हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ही माइनस भी जो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल, और ये क्या था, ये वन था ये टू था। अब एक काम करो, यहाँ से माइनस माइनस को कट कर दो, और एफ भी यहाँ से कट जाएगा, ठीक, एफ भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ई नॉट सेल, एक सेकेंड, एन बचा है ना अभी, अच्छा नहीं एन कट हो गया, एन कैसे, एन तो रहेगा ही ना, हाँ इसमें एन की वैल्यू अलग अलग है, ध्यान रखना एन नहीं कट रहा है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हम लोग एन काट दिए ना, एन नहीं काटे, ठीक है, एफ कटेगा सिर्फ, एन रहने दो, तो इसको एन थ्री कर दो, इसको एन वन कर दो, और इसको एन टू रख दो। एन कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, तो यहाँ देखो एन की वैल्यू वन, यहाँ एन की वैल्यू वन, यहाँ एन की वैल्यू टू, इस चीज को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, थ्री है वन है टू, हाँ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ गया एन थ्री ई नॉट सेल थ्री इज इक्वल टू एन वन ई नॉट सेल वन, ठीक है।
अब देखो माइनस हट गया, पूरा कट गया माइनस, तो क्या बचे यहाँ पॉजिटिव ही तो बचेगा, N2 E नॉट सेल 2। अब देखो E1 E2 की वैल्यू आपको यहां से पता है, ये देखो ये वैल्यू पता है ना, चलो ठीक है। N3 की वैल्यू भी आपको पता है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। N3 की वैल्यू कितनी है 2, चलो 2 लिख दो। अभी आपको N3 ये सुनो, N3 की वैल्यू पता है, E नॉट सेल की वैल्यू नहीं पता है, जो 3 वाला था, तो E नॉट 3 सेल इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, छोड़ दो उसको, ठीक है। अब इसमें N1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ई नॉट से करेंगे तो वही आएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, तो 0.15 प्लस 0.0 क्या है, ये 5 है ना, 5, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब क्योंकि N1 N2 की वैल्यू दोनों 1 1 है, तो 1 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो बात तो वही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे ई नॉट सेल 3 इज इक्वल टू 0.15, मैं जानबूझ के इसका ऑप्शन हटा दी ताकि आप खुद से कैलकुलेट करिए, देखो 2 से डिवाइड कर दो, अब जो इसका आंसर आएगा वही, ठीक है। इसका आंसर बता दो, इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, करो, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 नहीं 5 हो जाएगा ना, 5 5 10 1 2 2 0 अपॉन में 2, तो ये कट जाएगा, तो 0.10 वोल्ट इतना आ जाएगा। क्लियर है, 0.15 रखे हैं और क्या 0. ओ शिट एक सेकंड गलत हो गया, एक मिनट, मैं कह रही हूँ कुछ गलती आया है। यहाँ देखो, यहाँ पे था 0.15 था, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक, प्लस 0.5 है, इस तरीके से है, और यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा 0.65 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0. अब इसको सॉल्व करके बता दो, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 0.325 वोल्ट इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना, और ये क्वेश्चन एकदम 100% इंपॉर्टेंट कर दो, ये आपके एमसीक्यू में 2-3 बार आया हुआ है, इस तरीके से देगा क्वेश्चन में, और आपके ऑप्शन ये देगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ओके चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या कह रहा है, पहली बात तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं, तो नर्स इक्वेशन में होता क्या है, जब भी आपके पास दो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का अगर कंसंट्रेशन आपका डिफरेंट हो गया, जैसे मान लो हम लोग ई नॉट जो सेल निकाल रहे हैं ना, वो क्यों निकाल रहे हैं, ये हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोड, जो आपके दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, उसके बीच का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये पता तब तो लगाएंगे जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, दोनों की सांद्रता, जिसको कंसंट्रेशन को बोलते हैं, सांद्रता बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। सपोज करो आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, और एक आपका 1 मोलर का है और ये आपका 2 मोलर का है। अब बता दो इसके बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि मैम अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसके लिए आया नर्स इक्वेशन, ठीक। अब इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला आपका ये है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, इसको याद करने की कोई नीड नहीं है। तो ई सेल इक्वल टू ई सेल, ध्यान रखना ई नॉट नहीं निकालना, ई नॉट हम तब निकालते हैं जब हमें पता होता है कि उसका कंसंट्रेशन इतना है, टेम्परेचर हम क्या होता है स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ पे देखो, जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के लिए हमेशा नॉट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे करके नॉट यूज करते हैं। इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन पता है, टेम्परेचर वो पता है, प्रेशर पता है, पर यहाँ कहाँ पता है, यहाँ तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना। और एक बात, पता होने के साथ साथ ये सब के सब कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट है नहीं, तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं ई सेल। आप क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का कि आपसे क्वेश्चन में ई सेल पूछा है कि ई नॉट सेल पूछा है। ई नॉट सेल पूछेगा तो ई कैथोड माइनस ई एनोड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर ई सेल पूछेगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ई सेल इसको वो माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, log 10 क्यू, क्यू क्या है, अब देखो क्यू बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, सिंपल। जो भी आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का आएगा और जो रिएक्टेंट का। आई होप आपको ये समझ में कुछ आ रहा होगा
केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े, रासायनिक बलगतिकी में आप पढ़े हैं कि वहां पे कंसंट्रेशन करके निकालते हैं। क्लियर है? ओके, चलते हैं आगे। हाँ, अब जैसे मान लो कि ये सपोज करो कि कोई एग्जाम्पल है, ठीक, आपके पास ऐसा दिया गया है कि अल्फा ए है। अल्फा क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स, कि अल्फा मॉलिक्यूल्स है ए के, बीटा मॉलिक्यूल्स है बी के, ठीक, वहां जाके कन्वर्ट होके आपका गामा सी बना रहा है और डेल्टा ओ बना रहा है, सॉरी डेल्टा डी रहेगा, ये डी बना रहा है, ठीक है। ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है, ये आपका गैस में है, ये एक्वस में। मेरी बात को इस जगह नोट कर लो, कभी भी आपको सॉलिड का इस फॉर्म में, मतलब इन दोनों में कभी भी आप सॉलिड को नहीं लिखेंगे। मान लो सॉलिड का कुछ भी अगर आपको दिया है तो इस फॉर्मूले पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिक्विड का लिखेंगे और गैस का लिखेंगे। तो लिक्विड का कैसे लिखेंगे? जो कोई भी एक्वस में है मतलब वो लिक्विड में है, तो एक्वस का कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख दो। गैस का कैसे लिखेंगे? तो गैस का हम लोग ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं, ठीक है। तो पार्शियल, अब ये देखो ध्यान से, ये देखो कौन सा पहले एक्वस वाला है, देखो ये एक्वस है, ये एक्वस है, एक सेकंड, हाँ ये एक्वस है, ये एक्वस है। अब पहले बताओ ये क्या आपका क्या है? इसमें हम दूसरा पेन ले लें, बहुत दिक्कत होगा ऐसे। ध्यान से ये समझो, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है? अभिकारक उत्पाद, क्लियर है? रिएक्टेंट, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपका ये है, तो प्रोडक्ट में देखो एक गैस है एक एक्वस है, दोनों को ले लें। सॉलिड अगर रहेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग गैस को भी ले सकते हैं और एक्वस को भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नोट कर देंगे। हम नोट कैसे करेंगे? एक्वस वाले को तो ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, इसको देखो ब्रैकेट में किए डी, कोई दिक्कत नहीं। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, उसको पावर में दिखा दिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऐसे दिया गया 3Al3+, ऐसे दिया गया, तो आप ऐसे लिखेंगे Al3+ और ब्रैकेट में 3, मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर में 3। ये बता रहा है कि 3 मोल है, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे ये समझो, इसको ले लिए, इसको ले लिए, क्लियर है? यहाँ पे देखो ये आपका, हाँ ये देखो ये गैस में है ना, तो गैस में देखो पार्शियल प्रेशर का यूज किए हैं, पी लिखे हैं, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना इस बात को। गैस को हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो रिएक्टेंट में अपॉन रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है, तो इसको तो लेंगे नहीं, सिर्फ इसको लेंगे, तो एक्वस को यहाँ लिख दिए। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लो। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, क्यू की जगह पे। ये आपका क्या है? थीटा नहीं है, ये आपका क्यू है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और इस पे भी आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो यही क्वेश्चन है, मैं इसी को सॉल्व करवाऊंगी, ओके। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोला फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये आपको वो बता रहा है कि, वही बता रहा है कि आपको इलेक्ट्रोड का विभव बताइए। ध्यान रखना दोनों का कंसंट्रेशन अलग। अब देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज किया गया, मैग्नीशियम है और क्या है, सिल्वर है। तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन और सिल्वर का कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पे ये लिख कर क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो नर्स्ट इक्वेशन लगेगा। क्या लगेगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। तो क्यू की जगह लिख दें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये लिख सकते हैं, इजी है। अब देखो बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हिंदी है थोड़ा सा इंग्लिश, एक्चुअली आप लैंग्वेज में मत जाओ, आप ये समझो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू में पढ़ाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ओके। हाँ क्लियर है? ई नॉट सेल इस तरीके से। अब ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दी गई है, ठीक, यहाँ पे दी गई, यहाँ पे रख दो -0.6। एन तो हमको पता ही नहीं है, एन कैसे पता चलेगा जब आपको इलेक्ट्रॉन पूरा रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, तो इसका लेफ्ट उठा लो, इसका लेफ्ट उठा लो, तो लिखो मैग्नीशियम प्लस Ag प्लस, ठीक, ऐसे एरो बनाओ, इसका राइट इसका राइट, मैग्नीशियम 2+ प्लस Ag। क्लियर है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है?
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या वो क्या करेंगे इसमें? ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2। अब देखो अब बैलेंस है, यहाँ पे क्या 2 पॉजिटिव, अरे भाई बैलेंस रिएक्शन पड़े रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। 2 पॉजिटिव, 2 सिल्वर है, यहाँ पर भी 2 सिल्वर, यहाँ पे एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, इस पे क्या 2 प्लस चार्ज, इस पूरे पे क्या है 2 प्लस चार्ज, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखो, तो अब ये देखो इस पूरे रिएक्शन में मैग्नीशियम यहां से यहां चेंज हुआ है, तो कितना का ये हो गया n=2, और एक ही मैग्नीशियम हुआ है, और यहां से यहां ये देखो यहाँ पे कितने का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे 2 सिल्वर हैं और एक ही चार्ज है, मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 2, मतलब दोनों कंडीशन से आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या लिख देंगे 2 log base 10। अब देखो इसका कंसंट्रेशन है, अब बता दो रिएक्टेंट कौन है, ये आपका कौन सा है देखो जो सिंगल है ना वो हमेशा सॉलिड में रहेगा, जो एलिमेंट है वो सॉलिड रहेगा, जो आपका आयन में होगा वो आपका एक्वस होगा, तो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, तो सॉलिड वाले को तो लेना ही नहीं है, ठीक। चलो लगा दो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, चलो बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट आपका ये है, तो इसमें से इसको लेना ही नहीं है, ये बचा, तो मैग्नीशियम 2+ रख दो, ठीक। अपॉन रिएक्टेंट में इसको लेना ही नहीं है, यही बचा, तो 2 क्या देखो ध्यान रखना कैसे लिखना है, Ag+ लिखो, और हम आपको पढ़ाया ना, ये देखो इसके जस्ट पीछे ये देखो क्या बोला गया है, आपके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको पावर में लिखना है, इसको देखो पावर में, ये जो मोल्स है इसको पावर में, ये जो मोल्स है इसको पावर में, तो ये देखो ये जो आपका नंबर ऑफ ये मोल्स है इसको कहाँ लिखना है, पावर में, क्लियर है, ठीक है। अब बताओ मैग्नीशियम 2+ का कंसंट्रेशन कितना है, ये देखो इतना है, ये एक्चुअली में इसका दिया गया है और ये एक्चुअली में इसका दिया गया है, मैग्नीशियम 2+ का कितना कंसंट्रेशन है 0.1, तो बस क्या रख दो 0.1, क्या हम लोग 0.1 को कुछ और लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में आया, 0.1 इसको हटाएंगे, अपॉन में 10 आएगा, इसको डिवाइड कर दो तो 10⁻, इसको कर दो ऊपर तो -1 आ जाएगा, ठीक। ओके, इतनी मैथ तो आपको आती होगी, क्लियर है। अब देखो और क्या लिख सकते हैं, इसके ब्रैकेट में तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसके ब्रैकेट में, मतलब पावर में, इसका देखो Ag+ का क्या दिया गया 0.01, 0.001, इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं 10⁻³ ये लिख सकते हैं 1 2 3, तो इसको लिख दो 10⁻³ और इसके ब्रैकेट में देखो इसके पावर में क्या है 2, और इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻6, -6 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा +6, सॉल्व करो इसको 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा क्या आ जाएगा 10⁵, ये आएगा कि नहीं आएगा, बस इसी को यहाँ पे नोट कर दो, आ गया 10⁻, ये तो log base 10 पहले से ही था 10⁵, क्लियर है। और आपको पता है इसको मैं, ये आपका रफ वर्क है ना, आपको कभी क्योंकि नोट्स में मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, कभी आप इसको नोट करेंगे तो आपको इजी होगा समझने में। अब देखो आपको ये बात तो पता है log base 10 और 10 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये बात। तो एक बात बताओ log base 10 और 10 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक। और ये जो पावर में 5 है ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा = 3.17 -0.06 अपॉन 2, एक काम करो ना इसको कट कर दो, कट करने के बाद क्या हो जाएगा इसको -0.03, ठीक है। log base 10 की वैल्यू 1 हटा दो, उसको 5 हो जाएगा इंटू 5, बस इसको क्या करो सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा 3.02 वोल्ट, ध्यान रखना वोल्ट में ही आएगा क्योंकि ई सेल निकाल रहे हैं यहां से, और ई नॉट सेल भी तो ई सेल होता है, तो वोल्ट में ही आएगा आंसर, वो क्लियर है। आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। अब देखो यहां तक तो क्वेश्चन, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं थोड़ा रिटन फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे एग्जाम में ना कुछ भी दे देगा, ऑप्शन दे देगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ऑप्शन ही हटा दी कि पहले सॉल्व करना सीख जाओ, ऑप्शन रहेगा तो आप ट्रिक तो कर ही लेंगे, ठीक है।
कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? अब देखो, सेम मटेरियल इज यूज्ड, जब भी आप इलेक्ट्रोड में सेम मटेरियल यूज करेंगे विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। आपको पता है एट एनोड पे क्या होगा? जिंक, जिंक 2+ में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, फिर से गलत हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है जिंक कहाँ होगा? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसका सेल रिएक्शन और ये सब तो सारी चीजें पढ़ रही हैं, यही आपका क्या है? कंसंट्रेशन सेल होता है। ओके, हाँ, तो यहां पे बोला गया है कि अगर आपके पास कोई नर्स इक्वेशन हम इसमें यूज करें, दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो हम इसको C1 और C2 लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, कंसंट्रेशन सेल की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा? तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अभिक्रिया के लिए आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। और निगेटिव कैसे होगा? जैसे आपका ये ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। सोचो इस बात को, अगर ये निगेटिव है तो इस चीज को सोचो, अगर ये निगेटिव है, ठीक है, और अगर ये भी निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक, इस चीज को याद रखना। ये देखो डेल्टा जी की वैल्यू मतलब लेस देन होती है 0 से, ठीक, तो ई नॉट सेल की वैल्यू, ये दोनों कंडीशन को एकदम कहीं नोट कर लो कॉपी पे। ये भी आया है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि फॉर स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अभिक्रिया वाले रिएक्शंस के लिए आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ई नॉट सेल की मतलब ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम यानी निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा? इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब आपका डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होगा ना, तो C2 की वैल्यू क्या होगी? C1 से ज्यादा होगी। क्लियर है? ओके, हाँ, अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, सेम रिएक्शन को। अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इसको मैं याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगी कैसे याद करना है। एक्चुअली हम लोग ये पढ़ते, पहले ये समझो, हम लोग को देखो, हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे? हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोड था, ये 2 इलेक्ट्रोड जो हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के बीच का विभव कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, हम लोग वो निकाल रहे थे। पर एक बात बताओ, इसके बीच का पोटेंशियल निकालने, क्या इसका पोटेंशियल हमको पता है? इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है? जैसे सपोज करो 2 स्टूडेंट हैं, मैं इन दोनों के बीच का निकालू कि इन दोनों के बीच में मार्क्स का कितना डिफरेंस है। मुझे ये नहीं पता है कि इन दोनों का मार्क्स कितना है, सब बात समझ में आ रहा है? मुझे डिफरेंस पता है कि इन दोनों के मार्क्स के बीच का डिफरेंस 10% का है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा किसका कितना परसेंट है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रोड का, हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे बताएं? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा सोचे, तो फिर पता चला, उन्होंने एक रेफरेंस बना लिया। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं ना, हाइड्रोजन का हमको पता है, तो अगर हाइड्रोजन का पता है तो उसके थ्रू सबका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो हमें पोटेंशियल तो पता है लेकिन इन दोनों के वैल्यू नहीं पता, ये नॉट नोन है, पता नहीं है इसके बारे में, ठीक। सो फॉर नोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कहा जाता है SHE, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। हिंदी में मैं लिख दे रही हूं, मानक सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करूं मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, गड़बड़ हो जाएगा मेरा स्पेलिंग, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, सो वी नोन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आफ्टर दैट वी यूज, हाँ, रेफरेंस, हमको अगर जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पता करना होता है तो हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास जिंक है, और मेरे पास जिंक क्या है, एनोड, और कॉपर मेरे पास है ही नहीं, तो हम लोग हाइड्रोजन को कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को क्या एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे मैम ये कैसा है, तब क्या तरीका है? चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपका जो हाइड्रोजन है कैथोड पे रहेगा तो जाहिर सी बात है रिडक्शन करेगा, तो इसका मतलब ये देखो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना लिया। अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा है तो भाई उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा,
तो H2 से 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इन दोनों के कंडीशन में ये देखो कितना मिरेकल चीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, दोनों ही कंडीशन में जीरो है। तो हम लोग पता ही नहीं, मतलब जैसे सपोज करो कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, जैसे मान लो कि उसे आपको कोई किसी चीज में हेल्प चाहिए, जैसे आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो ड्राइंग आपका बना सकता है। और आपको जैसे सपोज करो जैसे दो चीज का है, उसके पास दो टैलेंट है, आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास उसके पास दो टैलेंट है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको पढ़ाई, जैसे कुछ अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो घूमते फिरते भी बहुत ज्यादा, पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, तो ऐसा अगर आपका दोस्त है तो आपको जो पढ़ाई में उसकी जरूरत होगी तो आप पढ़ाई उससे करवाओगे या उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे। अगर आपको दोस्त को घूमने या फिरने में आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दोस्त के साथ घूमने फिरने चले जाओगे। सेम चीज हाइड्रोजन भी दो काम करता है, अगर इसको कैथोड की तरह यूज कर लो चाहे एनोड की तरह यूज कर लो। ठीक, तो इसी से हम लोग पता लगाते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग ये देखो, ये आपका सीरीज है, लिकबा सरकाना मन मग अल मंजन कर। ठीक, आयरन को रुलाकर क्या, निखिल शंकर पार्वती, ऐसे करके ये याद किया थे। फिर हाइड्रोजन बीच में है, और ये कॉपर आयोडीन, और यहाँ पे हांगकांग ब्रोमीन प्लैटिनम ओ कल आंटी आई। फिर ठीक है, इस तरीके से आप जो भी ट्रिक ये लगाना है लगा लो। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और एक और बात याद रखना कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब, इसमें ई नॉट की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक, और यहाँ पे जितनी वैल्यू है इसमें ई नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, जीरो है। ठीक है, इसका मतलब अगर सीरीज में, अगर इस सीरीज से याद करेंगे तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्या क्या चीजें हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो। एलिमेंट्स लाई अबाउट, हाइड्रोजन के जितने ऊपर वाले हैं उनका निगेटिव होता है, हाइड्रोजन से नीचे वालों का पॉजिटिव होता है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक, लिथियम क्या है, इसका मतलब लिथियम सबसे निगेटिव है, उसका सबसे निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और फ्लोरीन क्या है, सबसे पॉजिटिव। क्यों, चाहो तो चेक कर लो, फ्लोरीन आपका सबसे नीचे है, लिथियम आपका क्या सबसे ऊपर है। इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमें ये पता चल सकता है ना कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है कि नहीं। क्लास 10th में आपको, आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा आपको दो तीन रिएक्शन आपसे पूछ लेगा और बोलेगा ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं। जैसे सपोज करो, एग्जांपल में बता रही हूँ, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट्स के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन हो जा रहा है, और वही आयरन का FeCl3 से कराएंगे, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों भाई, अब देखो जिंक और कॉपर की हम लोग बात कर लेते हैं। जिंक कहां पर आ रहा है, ये देखो, जिंक आपका यहाँ पे आएगा ना, जिंक यहाँ पे है, और कॉपर है ना, कॉपर कहाँ है, जिंक, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। और क्या था आपका, आयरन था और आई था, ये देखो आई है और क्या है, आयरन है। अब बताओ ये रिप्लेस करेगा, मतलब आयरन, मतलब ये देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, ये जो ऊपर वाला है नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। अरे भाई, जैसे हम लोग से जो ताकतवर VIP लोग आ गए, जैसे सपोज करो आपकी क्लास में कोई सेलिब्रिटी का बच्चा पढ़े तो लोग उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, आपको कोई फोकस नहीं करेगा, ऐसा होगा ना। सेम चीज, जो ऊपर वाले, मतलब जितने भी एलिमेंट ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो उसके लिए डिपेंड है कि आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो आप रिएक्शन को बता लेंगे, क्योंकि उस पर भी हमसे क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए बताइए ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहली बात ये सुनो, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एप्लीकेशन इसका पार्ट पूछा जाएगा। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग का मतलब होता है अपचायक, और ऑक्सीडाइजिंग का होता है सॉरी, अच्छा हाँ यहाँ लिखा तो है ऑक्सीकरण, इसका अपचायक है। ठीक है, रिड्यूसिंग कम करने वाला नहीं होगा, इसका होगा अपचायक, और इसका होगा ऑक्सीकारक। ठीक है, ये तो क्लियर है। टॉप टू बॉटम आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा ठीक ठीक, टॉप टू बॉटम आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ये नहीं है, रिड्यूसिंग पावर है, ध्यान रखना। जो रिडक्शन ई नॉट सेल की वैल्यू है, ध्यान रखो, आर की वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव में है, मतलब
ऊपर से नीचे, अगर हम लोग ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब कि आपका रिड्यूसिंग पावर, अपचायिक पावर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाँ ये बढ़ रहा है, ध्यान रखना। अगर आपका ई नॉट आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपको ई नॉट आर की वैल्यू, सपोज करो किसी का वैल्यू है -0.15 और किसी का वैल्यू है प्लस में, तो माइनस और प्लस में कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है। तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे क्लियर करके बताया गया। तो ऊपर से नीचे जाने पर आपका ये वाला जो रिड्यूसिंग करने की पावर है वो कम हो जाती है। इसका मतलब चलो बता दो, इस सीरीज से आपको क्या पता चल रहा है, इस सीरीज से आपको क्या पता है कि जो आपका लिथियम है ये सबसे अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग है। अरे ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रहा है ना, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिथियम रिड्यूसिंग करने का जो पावर है, अपचयन करने की जो पावर इसके पास सबसे ज्यादा है। और फ्लोरीन के पास क्या है, रिड्यूसिंग करने की जो पावर क्या है, सबसे कम है। ठीक, और दूसरा इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, लिथियम के पास ऑक्सीकरण करने का, जो दूसरों को ऑक्सीकरण करने का जो पावर है वो क्या है, सबसे कम है। और फ्लोरीन के पास क्या है, सबसे ज्यादा। क्लियर है, यहां से ये 2-3 पॉइंट आपके पास क्लियर, वो क्लियर हो गया। फ्लोरीन के पास क्या है, सबसे ज्यादा। ओके अच्छा, कहाँ पे कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं बेटा। कुछ चीजें आपको आप नहीं समझ पा रही, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मतलब हम पीछे का ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। ये वीडियो तो आपके पास है कि जब मन चाहे उठा के देख लो। ऑनलाइन है तो उसका फायदा तो उठाओ ना, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास में मैम चली गई तो अब दोबारा से वो कॉन्सेप्ट कौन बताएगा। ये वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, आप इसको जब मन चाहे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्लियर है। अब क्योंकि होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ती तो मुझे एक बार में बुक में पढ़ती थी तो नहीं समझ में आता था। कभी कदर होता है क्योंकि सबके देखो सबके ब्रेन पावर अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता, दोबारा मेहनत कर लो, दोबारा उस चीज को पढ़ लो, थोड़ा स्पीड में पढ़ना। जैसे मान लो अभी ये 1x पे चल रहा है तो 1.5x पे इसको पढ़ लेना, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। कंफर्म है आपको दूसरी बार में और चीजें क्लियर होगी, उसको तीसरी बार पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। सब हम मैं समझ सकती हूँ इतना ज्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ वीडियो में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको दोबारा देख लो। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 लाइन। ठीक है, अब बोल रहा है रिएक्टिविटी, टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जा रही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है अगर ई नॉट आर की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो रही है। टॉप टू बॉटम पे भाई ये बढ़ रहा है ना, तो ये कम हो जाएगा। चलो अब एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ई नॉट आर की वैल्यू, एक ए है उसकी वैल्यू दी गई है पॉजिटिव 0.15, बी है उसकी वैल्यू दी गई है -0.16, सी है उसकी वैल्यू दी गई है 2.10, डी है उसकी वैल्यू दी गई है -3.10। चलो बता दो रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला पता है, ई नॉट आर की वैल्यू ज्यादा रिएक्टिविटी कम। तो बता दो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है, सबसे ज्यादा वैल्यू है मतलब सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा उससे कम रिएक्टिव हो है ये, मतलब सी आपका सबसे कम रिएक्टिव, उससे थोड़ा सा रिएक्टिव कौन होगा, ए, उससे थोड़ा। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम, तो हो जाएगा बी, हो जाएगा डी। क्लियर है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक, तो ई नॉट आर की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैं आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताई हूं कि कोई भी मेटल कैसे किसी को डिस्प्लेस करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसको वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस आराम से कर सकता है। ठीक, तो जिंक आपको ऊपर बैठा है, कॉपर आपका नीचे है, तो डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटाकर खुद आ गया रिएक्शन में। एजी आपका नीचे है, आयरन आपका ऊपर है, तो एक सेकंड, हाँ एजी आपका नीचे, आयरन आपका ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ये भी आपसे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताइए कौन डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कह रहा है कि हाँ
अब जैसे हम लोग मेटल का पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा नॉन मेटल का पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन, अब देखो इसके लिए थोड़ा टर्म यूज किया गया है, द नॉन मेटल विच लाई बिलो इन ईसीएस। ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे की तरफ है नॉन मेटल, मतलब हाइड्रोजन के बाद वाले जितने भी हैं, डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट विच इज लाई एबव। अच्छा, अब देखो मेरी बात को ध्यान से क्या सुनो क्या बोला है। बोल रहा है नॉन मेटल पहचानने आते हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ थे तो डी, हाँ ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले पी ब्लॉक के एलिमेंट है। बोल रहा है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है जो नीचे की तरफ है वो ऊपर वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक, ये चीज। अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन कहां गए, ये देखो, अरे हाँ देखो, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन वाला क्या है ऊपर है, आयोडीन वाला आपका क्या है ऊपर है, और ब्रोमीन वाला नीचे है। एक सेकंड, आयोडीन वाला ऊपर था ना, बताइए एक मिनट। ब्रोमीन कहाँ है, ध्यान से देख लो, ब्रोमीन ऊपर है, हाँ आयोडीन ऊपर है, आयोडीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, तो मतलब जो नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेस हो गया, ये देखो डिस्प्लेस हो गया, ब्रोमीन ने आयोडीन को हटा दिया। अब देखो आयोडीन है, सीएल है, अब आयोडीन वाला सीएल को हटा देगा नहीं, यहाँ डिस्प्लेस नहीं होगा, इसी चीज को यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, ओके चलते नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बस लास्ट टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कुछ और सेल रिएक्शन पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बोल रहा है, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहा गया है कि आपके पास ये देखो, अब हमें क्या करना है, आपके पास यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देंगे। अब हम लोग दे रहे हैं खुद से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो केमिकल एनर्जी निकलेगी बाहर। ठीक, इसका मतलब बाहर से हम लोग कोई सर्किट देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट देंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, और हम लोग एक सॉल्यूशन लिए हैं NaCl का जो कि फ्यूज्ड है। देखो आपको दो तरीके से पढ़ना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक तो आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा जो थोड़ा सा पिघला हुआ रहेगा, या थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल सकते हैं जेली टाइप का होगा, जेली टाइप या पिघला हुआ बोल सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होगा, एकदम पानी जैसा नहीं होगा, जो पानी जैसा होगा उसे एक्वस कहेंगे। तो पहला कंडीशन तब की बात कर रहे हैं जब आपका NaCl थोड़ा सा पिघला हुआ, थोड़ा सा जैसे नहीं होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो होता है उस तरीके फ्यूज्ड के फॉर्म में है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे जब वो एक्वस के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ क्या देखो, अगर NaCl ऐसे है तो आपको पता है Na+ में फॉर्म में टूटेगा, Cl- के फॉर्म में टूटेगा। एनोड पे होता क्या है जनरली, एनोड को देखो किससे कनेक्ट करा गया, पॉजिटिव से, तो भाई उसको पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करा गया तो उसको कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसको कंटिन्यू क्या कर वो मिला है, पॉजिटिव चार्ज मिला है। पॉजिटिव चार्ज मिलने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अब देखो यहां से इसको निगेटिव चार्ज मिल रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पे पूरा निगेटिव हो गया। अब बताओ NaCl में टूटेगा तो कौन कहां जाएगा, मूवमेंट करेगा, तो Na देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दिए, तो NaCl टूटा, Na+ में Cl- में, अब वहां पे एनर्जी लगेगी। अब देखो Na कहां जाएगा, इस तरफ, और Cl कहां जाएगा, इस तरफ। भाई अपोजिट चार्ज इंटरेक्शन, अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, ये देखो हुआ। अब देखो अब यहाँ पे हो गया इन केस ऑफ फ्यूज्ड एक्वा सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ फ्यूज्ड में जो आपका एट एनोड पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, एट एनोड पे, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है। हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखो एनोड पे हुआ क्या है, एनोड पे Na+ आया और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन सॉरी Cl- आया, इसको ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज मिले उसके साथ रिड्यूस हो गया। तो एनोड पे और एट कैथोड, कैथोड पे Na आया है ना, तो Na+ को इलेक्ट्रॉन मिला और वो Na में कन्वर्ट हो गया। ठीक, Cl- को Cl- वहां जाके हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या है, ये गैस है, तो यहाँ पे गैस रिलीज होगा। ठीक, और यहाँ पे Na आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आपसे एग्जाम में देखो क्वेश्चन में पूछेगा
बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें आपका एनोड और कैथोड पे अगर बोलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका कंडीशन दे देगा कि फ्यूज्ड अगर हम लोग NaCl यूज किए हैं, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में, अगर आपके पास फ्यूज्ड NaCl है तो प्रोडक्ट बताइए क्या है। प्रोडक्ट आपको बताना है एनोड पे कैथोड पे क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है एनोड पे आपका बनेगा सोडियम, जैसे सोडियम सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, और कैथोड पे आपका क्लोरीन गैस बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, क्लियर है, मैं इसी जगह से पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप NaCl को थोड़ा सा पानी मिलाकर NaCl का सॉल्यूशन बना दिए, अब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर कनेक्ट करा दिए, क्या अब इसका वही चीज होगा? अब भी आपको एनोड पे सोडियम वो मिलेगा और कैथोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, क्या ये चीज है? तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटल, तो ऐसा नहीं हुआ। देखो ध्यान से, इसके केस में अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है यानी पानी वाला सोल्यूशन है आपका NaCl, तो उसके लिए हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, PDT, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इस थ्योरी में देखो, अब इसका हिंदी मत जानो, बहुत जरूरी नहीं है, बस ये जान लो क्या होता है। इस थ्योरी में बस आपको इतना बताया गया है कि जिसका जो चार्ज होता है, देखो एक्वस फॉर्म में है NaCl, तो NaCl भी टूट रहा है, और आपको पता है NaCl में वाटर भी हम लोग मिलाए तो दोनों टूटेगा, तो NaCl भी टूट कर बना रहा है, H2 भी टूट कर बना रहा है। अब दिक्कत की बात ये है, अब देखो इलेक्ट्रोड है, इसमें एक्चुअली में वाटर भी टूट गया, तो H प्लस और OH माइनस भी है। अब दिक्कत की बात ये कि Na वाला जो पॉजिटिव है ये तो निगेटिव के पास भागेगा, तो ये भी तो निगेटिव के पास भागेगा, इन दोनों में से कौन तेज दौड़ेगा? ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। तो अब ये कैसे पता लगा? तो अगर मान लो अगर ये भी जाएगा ये भी जाएगा, दोनों में से कोई एक बनेगा प्रोडक्ट, तो हम लोग कैसे इस चीज को पता कैसे लगाएं? तो इस चीज को पता लगाएंगे Na और Cl में। देखो केटायन के लिए क्या, पहले केटायन धनायन की बात करेंगे, तो केटायन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो आयन माइग्रेट फर्स्ट विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोल रहा है जिसका ER0 की वैल्यू ज्यादा होगी वही आपका जाएगा। तो आपको पता है आपका जिसमें सोडियम की हम लोग बात करते हैं, तो सोडियम की वैल्यू कहाँ आती है? निगेटिव में आती है। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, आओ आओ चेक कर लेते, कहाँ कहाँ गया? अब बता दो, सोडियम क्या है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसकी वैल्यू 0, सोडियम की वैल्यू निगेटिव। चलो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब केटायन में हाइड्रोजन जाएगा। ठीक, एनायन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे आपको ये वाला Na नहीं जाएगा, ये जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा? हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और ये क्वेश्चन MCQ में कंफर्म आएगा, तुम 100% कहीं लिख लो कॉपी में। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, चलो केटायन का तो मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब एनायन की बात करते हैं। एनायन की कंडीशन में ये देखो, हमको कैथोड पे क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा? क्योंकि एनोड पे तो भाई एनायन जा रहा है, ऋणायन जा रहा है जिसे कहा जाता है, तो कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा, क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पे OH माइनस है और यहाँ पे Cl माइनस है, कौन जाएगा? तो इसके लिए रूल बनाया गया कि देखो इसके लिए रूल क्या है, ये है, आपको बस ये याद करना पड़ेगा। ये आयन का माइग्रेशन का पावर है, सबसे ज्यादा आई का होता है, फिर ब्रोमीन का, Cl का, OH का, नाइट्रेट का, सल्फेट का। तो आपके पास क्या है? आपके पास से Cl और OH है, तो बताओ Cl का ज्यादा है, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? Cl मिलेगा। और देखो हमें एनोड पे दोनों पे गैस मिल रहा है, एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसके लिए एक चार्ट बना के लेके आओ, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। चलो बताओ कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में क्या मिलेगा? एनोड पे। क्या मिलेगा? क्या वो कैथोड पे? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, जल्दी से बता दो क्या मिलेगा। ओके, हाँ एक और बात, अगर आपको 4OH है जब भी H2O की बात करता है तो हमें O2 ही मिलता है एनोड पे। एनोड पे हमेशा O2 मिलता है जब 4OH माइनस रहेगा, तो इन दोनों में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको O2 मिलेगा, और यहाँ पर भी क्योंकि आप ये सारी चीजें आप एक्वस में ले रहे, देखो एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस ये, तो एक्वस के केस में आपका, वाटर के केस में अक्सर आपको देखेंगे तो O2 ही मिलता है, तो O2 यहाँ पर भी और O2 आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक,
यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉपर, ठीक, यहाँ मिलेगा आपको Ag, और यहाँ पे आपको सोडियम और इसमें से हाइड्रोजन रहेगा, ठीक, H2। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि भाई NaOH हम लोग यूज किए हैं, तो NaOH में Na का तो ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो आपको H2 मिलेगा। Ag और कॉपर में आपको पता है हाइड्रोजन के बाद आता है, तो हाइड्रोजन के बाद वाला तो पॉजिटिव में ही, हाइड्रोजन का तो जीरो होता है ना, तो उसके बाद वाला पॉजिटिव में है, तो मतलब कॉपर जीत जाएगा, Ag जीत जाएगा। इन दोनों को थोड़ा सा याद कर लो, सिर्फ याद कर लेना कि अगर एक्वस में AgNO3 है और वहां पे इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया, बोल दिया भाई Ag इलेक्ट्रोड है, तब वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको कैथोड पे Ag मिलेगा और यहाँ पे Ag प्लस के फॉर्म में मिलेगा। याद कर लो इसको, थोड़ा सा रट लेना, कुछ चीजें आपको रटना भी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो प्लैटिनम ग्रेफाइट जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसमें आपको ये वाला रिएक्शन याद करना है। ओके, चलो बस लास्ट अब आ गए फराडे लॉ। फराडे लॉ सिर्फ डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। फराडे लॉ में बोलता है कि आपका जो जितना भी वेट होता है चार्ज का, जितना भी आपका वेट होगा, एक मिनट, हाँ, तो इन्होंने कहा कि आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा मेटल कितना डिपॉजिट होगा। मतलब जैसे मेटल है तो मेटल तो जा रहा है, चिपक जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो क्या रहा है, कहाँ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोड पे जितना भी हम लोग मेटल यूज करें जा जाके चिपक जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कितना चिपकेगा, मतलब कितना डिपॉजिट होगा। उसके लिए एक रूल बनाया गया, वो रूल क्या बोल रहा है फराडे लॉ में, कि आपका जो वेट होगा वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना, मतलब जो आपका वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट कितना पास हो रहा है, ठीक है, क्यू कितना चार्ज है, तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ गया, ठीक, तो जेड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल इक्विवेलेंस बता रहा है, और जेड की वो तिया, इसको हिंदी में तुल्यांकी भार बोलते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है E.W अपॉन फराडे क्यू, इस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो NnFF, ठीक, Q अपॉन F। यहाँ पे N आपका क्या है, N फैक्टर, क्या फैक्टर है, तो जैसे अगर मान लो H प्लस है तो उसका N की वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर मान लो सपोज करो आपके पास कार्बोनेट 3 प्लस है तो आपको N की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये इसका चार्ज वार्ज बताता है, ठीक, N की वैल्यू से। ओके, अब यहाँ पे कैसे निकालते हैं फराडे के लिए, बहुत सिंपल सा है। 1 मोल ऑफ Al3 प्लस है, बोल रहा है एक एल्यूमिनियम में कितना फराडे होगा, तो आपको पता है यहाँ पे कितना N की वैल्यू कितनी है 3, तो बस ये लिख दो 3 फराडे यूज हो, मतलब जितना भी आपको इलेक्ट्रॉन है, जितना भी चार्ज लग रहा है उतने में 1 मोल में ये मिलता है, तो इतने में आपको एक Al मिलेगा, एक एल्युमिनियम, देखो एक एल्युमिनियम का 1 मोल है, इतना एल्युमिनियम मिल रहा है, ठीक है, तो इतने कॉपर में कितना एल्युमिनियम रहेगा, कितने फराडे में, तो आपको इसके ऊपर 2 चार्ज है, तो 2 फराडे में 1 कॉपर का मोल मिलेगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, तो Mn के ऊपर 2 प्लस लगाएंगे तो +5, हाँ इसका निकालेंगे तो +7 आ जाएगा और इसका +2 है, तो बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगा, तो इसका मतलब इसमें N की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 फराडे यूज करेंगे तब जाके हमें एक Mn2 प्लस मिलेगा मोल, ठीक, ये आपको निकालने का तरीका है। क्लियर है? ओके, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इजी है। बोल रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल, मैं आपको हिंदी बता दे रही हूँ, एक सॉल्यूशन है निकल नाइट्रेट का, इलेक्ट्रोलाइट है, बिटवीन प्लैटिनम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज किए हैं, जिसका आपको फराडे इलेक्ट्रिसिटी आपको पहले से ही दिया गया है 0.1, ठीक है। ओके, हाउ मच मोल ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक काम करो पहले Ni है ना, तो Ni को चेक करो, तो Ni आपका Ni2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके वो Ni बनेगा, ठीक, तो यहाँ पे 2 फराडे का हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, तब जाके Ni बना है। इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोड हैविंग 0.1 फराडे, मतलब बोला गया कि आपके पास जो निकिल का 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करें, ये इतने फराडे में, मतलब निकिल 2 प्लस का 0.1 फराडे में कितना यूज हो रहा है, तो 0.1 फराडे में कितना आ जाएगा, तो 0.1/2, ये यहां चला जाएगा यूनिटरी मेथड, ठीक,
कट कर लेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेट करके ऑलरेडी है 0.05। ठीक, क्लियर है। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन यस सही हो जाएगा, डी। ओके, अब लास्ट चलते हैं, बस लास्ट ही है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब ये देखो बच्चों, तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, और इसका आपको पता है इसका होता है ओम। ठीक, ओम होता है ना। रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है आपके, बस क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें देखो वन शॉट में पढ़े तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस मेन मेन टॉपिक पढ़ना, उसके क्या बीच का रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस आपको जितना जो भी आपका आई करंट होता है उसको रोकने के लिए जो अपोजिंग एक फोर्स होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है, ओम। और यहाँ पे आपका एल क्या बता रहा है, एल आपका बता रहा है, जैसे सपोज करो कि आपका कोई वायर इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड यूज किए तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो इसके बीच का कितना डिफरेंस है वो एल है। तो एल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे ए क्या बता रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सिंपली ये बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है, और उसका एल क्या डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एल की वैल्यू क्या है। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस आपको निकाल लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जी इक्वल टू 1/r, मतलब इसका r का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या है, कंडक्टेंस। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 1/ओम हो जाएगा, ओम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को लिखते हैं मो। ठीक है, इसको मो पढ़ते हैं, या ऐसे लिखो, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे क्या कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। अब आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक, बस हम लोग लास्ट चल रहे हैं टॉपिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, चालकता, जिसे क्या क्या कहा जाता है हिंदी में, चालकता। तो चालकता की हम लोग क्या फॉर्मूला, आपको पता है कि आर की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक, तो कप्पा की वैल्यू, हाँ इसको कंडक्टिविटी से हम लोग ये दिखाते हैं कप्पा से, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो, और रो की वैल्यू कैसे क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कप्पा इक्वल टू आ जाएगा एल बाई आर ए। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका आप यूनिट भी निकाल सकते, कई बार आपसे एग्जाम में यूनिट भी ये निकालने को पूछ लेगा। तो इसका होता है साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर बोलो, या ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ये बोल दो। ठीक, क्लियर है, बस लास्ट चले। अब इसको बच्चों यहां से आपको बस फॉर्मूला ही याद करना है। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन और आता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है आपका जी स्टार। सेल कांस्टेंट जो आपका होता है वो एल बाई ए होता है। ठीक, तो एल का होता है सेंटीमीटर, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो जितना भी फॉर्मूला है उसको नोट करते जाओ, क्योंकि उन सब से क्वेश्चन आया है। अब जी स्टार में इक्वल टू आर कप्पा, ये भी एक फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का और कप्पा का। ठीक, आर और के मतलब के नहीं, वो कप्पा है। ठीक है, इफ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि कप्पा की वैल्यू दी गई है, कप्पा की वैल्यू इतने नॉर्मल केसीएल के लिए इतना,
ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1.2 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आर की वैल्यू दी गई 60 ओम। तो बोल रहा है सेल कांस्टेंट बताइए। अच्छा, मतलब जी स्टार की वैल्यू बताइए। जी स्टार बराबर क्या होता है, कप्पा आर। कप्पा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻², आर की वैल्यू 60, बस का निकाल दो। तो ये हो जाएगा 10, कट गया 74, 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, क्लियर है। अच्छा, एक मिनट, साइमन नहीं आएगा ना, सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से हम लोग ये निकाल देंगे इस तरीके से। क्लियर है, चलिए आगे। अब बस थोड़ा सा और ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग को ये क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। आपको अगर बोला जाएगा खुलराश लॉ, तो खुलराश लॉ ने क्या कहा था कि आपके पास जितना भी कंडक्टेंस है, जैसे सपोज करो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, विद्युत अपघट्य जिसे कहा जाता है। तो खुलराश ने कहा कि आपके पास देखो अलग अलग चीज हम लोग निकालते हैं। तो खुलराश देखो, पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। खुलराश ने वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग अब तक स्ट्रॉन्ग का इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग निकाल लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का इलेक्ट्रोलाइट का ये देखो इस तरीके से, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला आपका बता रहा है स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये वाला आपका बता रहा है वीक के लिए, वीक के लिए। अब देखो, हमको पता लगाना कि कौन कितने लिमिट में आगे, जैसे सपोज करो आपका भी कुछ लिमिट होता होगा ना, मैं इतनी लिमिट तक पढ़ाई कर सकता हूँ, 5 घंटा 6 घंटा से, कोई 24 घंटा तक पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका देखो, इसका हम लोग लिमिट, वो लिमिट निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे करके इस पॉइंट पे। तो यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लो पूरा ही गायब हो गया, इस तरीके से ऐसे अगर कर सकते हैं तो इस पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं लैम्डा एम नॉट। नॉट क्या बता रहा है कि वो लिमिट बता रहा है, ठीक, लेकिन क्या इसका लिमिट निकाल सकते हैं, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये कभी पैरेलल पैरेलल होता जाएगा। तो इसका मतलब वीक का निकालने के लिए हमको पढ़ना होता है खुल्लॉश लॉ। उन्होंने कहा कि जितने भी आपके पास आयंस है उससे आप वीक का भी निकाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मोलर कंडक्टिविटी, अब क्या बचे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर का वो कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा सी कंसंट्रेशन, इसका हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक, मोलारिटी। और इक्विवेलेंट जो तुल्यांकी भार अगर आपको दिया गया है तो इसका हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 एन। एन का मतलब नॉर्मेलिटी। ठीक, इन दोनों फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको वेरिएशन भी बता दिया। ओके, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। बस इतना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं, वन शॉट में इसको देख लेते हैं, पूरा फॉर्मूला याद कर लो, बस काफी है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम्स व्हाई। बोल रहा है जो आपका इलेक्ट्रो, मैं आपको हिंदी बता रही हूँ, इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल है इसमें कहा गया, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं, बस ये लास्ट पोजिशन है। द इलेक्ट्रोकेमिकल, अरे क्यों नहीं चल रहा है भाई, हैंग करने लगता है क्या ये सब। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो किस चीज को स्टॉप कर देता है और क्यों, आफ्टर सम टाइम वर्किंग आफ्टर, अच्छा कुछ टाइम बाद स्टॉप होता है। अच्छा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, द डिफरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम जीरो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे इसमें बोला गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप कर जाएगा वर्किंग अगर कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज बिकम्स टू जीरो, जीरो हो जाए, या बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो हाँ हम लोग रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया वहां पे एनोड भी यूज हो सकता है और कैथोड भी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया विच सेल डिफर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरेज सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फ्यूल सेल, लेटलिन सेल। तो ठीक है, तो स्टोरेज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी सही है, फ्यूल सेल भी सही है। आई थिंक ये वाली सेल जो स्टोरेज सेल फ्यूल सेल आई थिंक काम करती है ऐसी। ठीक है, वो अलग अलग रिएक्शन देती है। चलते हैं नेक्स्ट।
द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, एक मिनट इसको थोड़ा डिलीट कर लेते, कौन सा पेज था ये, सेम क्वेश्चन है। ओके, द व्हाट इज द यूज फॉर द मेजर ऑफ एक्यूरेट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा हम लोग यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यूज होता है और कुछ तो यूज नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको न्यूमेरिकल वही थ्योरी में ही समझा रही हूँ। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट होता है कौन से, दोनों जो सेल होते हैं वो हाफ सेल होते हैं, तो कैडमियम की सेल होती है, नो, थ्री सेल तो होता ही नहीं, लेड एक्यूमुलेशन नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन क्या है हाफ, दो हाफ सेल होती हैं, दो, एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे इलेक्ट्रोड पे दो हाफ सेल, इसको कनेक्ट कराते हैं, ठीक, तो दो हाफ सेल होती है, क्लियर है। ओके, एक गैल्वेनिक सेल, अच्छा कैसे ये रिपीट हो जा रहा है ये क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी चाहते हैं बच्चों, रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इन ए गैल्वेनिक सेल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एनोडिक हाफ सेल एंड द कैथोडिक हाफ सेल, अब मैं इसका हिंदी बता रही हूँ। जो गैल्वेनिक सेल होता है यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही बात कर रहे हैं, तो वो जो सेल होती है उसमें बोल रहा है कि जो हाफ सेल है वो एनायन है और हाफ सेल आपका कैथायड, वो केटायन है, ठीक है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, और एक हाफ सेल आपका एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, और रेस्पेक्टिवली तो नहीं बोला है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ठीक। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आज आ गए होंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला आपको वन शॉट में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं मैं ये भी बता दी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताई न्यूमेरिकल, और कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी करा चुकी हूँ। अब इसके बाद जो मतलब कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और देन आपका नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, आने वाला है इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक बार इसको यहाँ पे, एक मिनट, ये सारी चीज मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे ये वाला था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं अज्यूम नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट पे पूछ लेगा क्या पूछ लेगा, ठीक, तो ध्यान रखना इस बात को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।